मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग की तैयारी ठीक से चल रही होगी। एग्जामिनेशन सर पे है, ना खाने की फुर्सत होगी ना पीने की फुर्सत है, दिन रात पढ़ाई में लगे होगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है ये आपको अभी के एग्जामिनेशन में कुछ हद तक हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, बट छोटी छोटी मिस्टेक करने की वजह से वो मार्क्स लेके नहीं आ पा रहे। तो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें कुछ बच्चों ने मेरे को अभी जो स्कैन्ड कॉपी जो इंस्टीट्यूट हमें देते हैं वो हमारे पास है, तो उसको मैं एनालिसिस करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको इतना मेहनत करने के बावजूद भी मार्क्स अच्छे नहीं लाने दे रही। तो इस सब के लिए छोटी छोटी कुछ बातों है, उस पर ध्यान रखिए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही इस वीडियो का ये है कि आप तक वो मैसेज पहुंच जाए जो आप नहीं जान पा रहे हो अभी। सबसे पहली बात, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 100 मार्क्स हमें सॉल्व करने की जल्दी नहीं करना है। 100 मार्क्स नहीं सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, मीन्स नहीं करना। रीज़न, अगर आप 100 मार्क्स सॉल्व करते हो आपका स्पीड फास्ट होगा। उस स्पीड फास्ट होने की वजह से आप जो होंगे मिस्टेक करोगे। और अब मैं आपको बताऊं, अगर आपका मिस्टेक छोटा सा भी है, सपोज़ कीजिए आप 99% एक्यूरेट आंसर देते हो, 99% एक्यूरेसी का जो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। और अगर आपका एक्यूरेसी 100% है तो आपका जो मार्क्स होंगे वो फुल मार्क्स मिलने वाले। तो फिर आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा होते हैं, 99% एक्यूरेसी का 0 मार्क्स मिल जाएगा, 100% एक्यूरेसी का फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर इंस्टीट्यूट आपको कोई वैल्यू देता है, सपोज कीजिए कोई वैल्यू गिवन है, सेम वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप देखिए, गिवन भी है, आप सेम वैल्यू कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अगर गिवन वैल्यू को आपने इग्नोर कर दिया, अगर ऐसा है तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 0। और इसका रीज़न है क्योंकि आप अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपका कुछ ना कुछ डेसिमल में डिफरेंस आएगा। वो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, आप लोगों को मैंने कभी बताया था कि देखिए ये है हमारा आज का डेट, सपोज ये है 1 साल का एंड। सपोज कीजिए यहाँ का ₹110 है, आपको प्रेजेंट पे लाना है, इसको आपको प्रेजेंट पे लाना है। ठीक है जी। ये पीवी आपको कैलकुलेट करने को दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। अब ये पीवी निकालने के लिए 2 केस हो सकता है। ये आपको मैंने बता रखा है कि पीवी अगर कभी भी निकालना हो तो आप फ्यूचर वैल्यू लीजिए, डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर n कर दो, मैंने बता रखा है। फिर मैंने ये बताया था आपको कि फ्यूचर वैल्यू जो होते 1 डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर n होते। मैंने ये भी बताया था आपको कभी कि देखो बेटे, ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये मल्टीप्लाई बाई पी वी आई एफ भी इसको नाम दिया था, हमने एक नामकरण किया था, नाम है कुछ नहीं है, आई के रेट से एन पीरियड के लिए। ठीक है जी। जिसका मतलब ये हो जाता है कि सपोज कीजिए आपका ये 110 है, मल्टीप्लाई बाई आपका 10% का रेट में अगर यूज़ कर लूँ, अगर आप 10% का यूज़ करते हो तो आई की जगह 10% होना है। आपने ले लिया पी वी आई एफ 10% से 1 ईयर का, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या किया, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लिया आपने अपना। ठीक है जी। कैलकुलेटर यूज़ किया, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, आपका डेटा आ गया ये 0.909। फिर किसी ने यूज़ कर लिया, सपोज कीजिए 4 डिजिट यूज़ कर लिया, ये आ गए 1, क्योंकि कैलकुलेटर पे आ रहे 0.90909, आपने यूज़ कर लिया। अब होता क्या है देखिए, सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको क्वेश्चन में दे दिया उसने कि देखो बेटे PVIF जो है वो 10% से फर्स्ट पीरियड का उसने दिया 0.909। ध्यान से देखिए, 2 केस हो सकता है।
या तो इंस्टीट्यूट ने ये दे दिया है या तो इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। अगर ये इंस्टीट्यूट ने दिया है और आपने आंसर निकाला 110 मल्टीप्लाई बाय 0.9091, आपकी आ रहे 100.001। अगर गिवन वैल्यू होता तो आपका वैल्यू आना चाहिए था 110 मल्टीप्लाई बाय 0.909, ये वैल्यू आपका आएगा 100। याद रखिए ये वैल्यू गिवन है और आपने इसको यूज किया। मार्क्स में देखिएगा आप, डिफरेंस है 0.001 का। इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देने वाला है 0, इसको मार्क्स देने वाला है फुल। बोलोगे सर ये तो नाइंसाफ़ी है। अब है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट अभी रूल ही बना रखा है। सिंपली समझ जाओ, इंस्टीट्यूट को आउटपुट कम करना है, नए नए बहाने ढूंढ रहे स्टूडेंट को फेल करवाने के। सिंपल सी फंडा है। अब नए नए बहाने कैसे ढूंढ रहे? कह रहे कि हमने जब बोला 0.909 तो आपने क्यों यूज किया 0.9091। हाँ, अगर ये नहीं दिया होता, सपोज ये नहीं दिया है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ये छोटी सी बात पहले मार्क्स दिमाग में सेट कर लो। अब कुछ लोग कहते हैं सर स्टेप मार्किंग, चलो इसको मैं अभी आपको, ये जो मैंने चीज़ अभी बोला है इसी सेम चीज़ को मैं आपको यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। इसी बार के पेपर से मैंने आपको अलग अलग तरीके से वेरीफाई करवा देता हूँ। ये देखिए, देखिए जी, ये एक क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है आपका। अब आप देखिए, बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। ये 1 2 सिंपल सी है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको। ये जो क्वेश्चन है, जो भी अभी हमने क्वेश्चन दिखाया है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी है ये। ठीक है जी, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ 10 इयर्स का अलग अलग इंटरेस्ट दिया हुआ है उसने। ठीक है जी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको करना क्या है, इसमें से जो 4 ईयर तक 80 80 80 80 को प्रेजेंट पे लाने हैं। फिर उसके बाद जो आपको लाने हैं इसमें है 90 90 90 एंड 90 एंड अगेन है 130 130 एंड लास्ट में है 1100। ये इसका आपको प्रेजेंट में निकालना है। सिर्फ पीवी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, इसका पीवी निकालना है। यानी कि ये 4 ईयर का एक साथ सम करके प्रेजेंट पे ला सकते हो। इस 4 ईयर को एक साथ प्रेजेंट पे लेके आ सकते हो। अगेन ये जो आपका लास्ट में है 130 130, ये तो मैच हो रहा है। एन्यूटी वाले केस जो मैंने दिया था, ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर रखा है क्लास में। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसको भी प्रेजेंट पे लाने हैं। अब ये पीवी में आपको कैलकुलेट करने हैं। उसने पीवी फैक्टर आपको दे दिया है, पीवी फैक्टर आपको दे दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप देखिए, पीवी फैक्टर दिया है, बट स्टूडेंट ने क्या किया, अब आप देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट का आंसर सीट है, कितना मार्क्स है, क्या है, कैसे, भूल जाइए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये है इनका क्वेश्चन नंबर 1 का बी। देखो आप 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ 130 और 1100, इसको इन्होंने प्रेजेंट पे लाया हुआ है। देखिएगा, इसने गिवन प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर किया हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको पीवी फैक्टर यूज़ करना है। 16% है 5 to 8। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो 16 ईयर का, 16% से 5 to 8 ईयर का, तो हम यूज़ करते हैं 1 / 1.16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको करना क्या है, इसमें गिवन प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर किया हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको पीवी फैक्टर यूज़ करना है। 16% है 5 to 8 ईयर का। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो 16 ईयर का, 16% से 5 to 8 ईयर का, तो हम यूज़ करते हैं 1 / 1.16 1 2 3 4
ठीक है, 4 ईयर तक का। मैंने कर दिया इसमें से जीटी, मेरे कैलकुलेटर पे आ रहे 2.79818 समथिंग समथिंग। ये देखिए स्टूडेंट ने पहला काम किया, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, पहले हम थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाते हैं कि स्टूडेंट ने सोचा क्या है। पहले स्टूडेंट ने पीवी फैक्टर को इग्नोर करके उसने अपने कैलकुलेटर वाले डेटा लिखा। ये देखो 2.798 और ये जो राउंड ऑफ करके 2 आ रहा है, ये 2 वैल्यू को यूज़ किया है। ऐसे इसने कैलकुलेटर यूज़ करके 4 डिजिट को यूज़ कर रखा है। बट उसको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये तो पीवी फैक्टर इंस्टीट्यूट ने दे दिया है। ध्यान से देखिए, इंस्टीट्यूट ने ये पीवी फैक्टर उसको दिया हुआ है, स्टूडेंट को रियलाइज हो चुका है। उन्होंने फिर इमीडिएटली क्या किया है, देखो आप, उन्होंने फिर अपना कटिंग किया है इसमें। ये ध्यान से देखो, फिर उसको दिए हुए वैल्यू को मैच करवाने के लिए कटिंग किया। अच्छा किया, स्टूडेंट ने कम से कम दिए हुए पीवी फैक्टर को यूज करने की कोशिश किया। बट ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है इसको कट करते टाइम, ये देखो ध्यान से, ये कट किया क्योंकि जो गिवन वैल्यू है ये 9 और 10 ईयर का, ये देखो 9 और 10 ईयर का इसने सम करना था। 9 और 10 ईयर का ये देखिए, इसमें 9 और 10 को अगर सम करोगे ये दोनों डेटा को, तो देखिए कितना आता है, 0.263 प्लस 0.227, ये आ रहा है 0.49। स्टूडेंट ने देखिए क्या किया, 0.49 कटिंग करके तो लिखा, बट कटिंग करते टाइम बाय मिस्टेक उसने 6 को कटिंग करना इनसे रह गया। अब इससे क्या हुआ देखिए, जब उसने दोबारा कैलकुलेटर यूज किया, उसने अपने हिसाब से करेक्शन कर चुका है, पीवी फैक्टर मिला दिया जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, उसने 0.49 मिला लिया। बट कैलकुलेटर यूज करते टाइम उन्होंने 130 मल्टीप्लाई बाई 0.0496 यूज कर लिया, जबकि गिवन पीवी फैक्टर से 6 नहीं आना चाहिए था, ये 6 नहीं आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने गलती से 0.6 यूज कर दिया। इसकी वजह से ये जो डेटा है स्टूडेंट का आ गया 677.07। मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट का आंसर, देखिए आप, ये रहा इंस्टीट्यूट का आंसर बी पॉइंट में, या ये देखिए बी पॉइंट का आंसर इंस्टीट्यूट का है ये देखिए, मैं उसके जो आंसर था 677.07, ये रहा 677.07, इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ इंस्टीट्यूट का आंसर 676.29 सजेस्टेड है इस बार का जो हमारा आ रखा है। ये देखिए 0.78 का डिफरेंस है, 78 पैसे का डिफरेंस है बेटे। देखो आप 78 इनके आंसर में और इंस्टीट्यूट के आंसर में 78 पैसे का डिफरेंस है। स्टूडेंट को मार्क्स कितना मिला है देखिए आप, 0। क्या लगता है कि स्टूडेंट को इस 78 मार्क्स की डिफरेंस की वजह से ये 6 जो गलती से कट किया और बट कैलकुलेशन करते टाइम वो नहीं देख पाया, इस 6 की वजह से क्या इनको 0 मार्क्स मिलनी चाहिए थी? क्या कर सकते, यही है अभी का सिचुएशन जो इंस्टीट्यूट कर रखे। कुछ के दिमाग में आता है नहीं नहीं सर, इसीलिए मार्क्स डिडक्ट नहीं किया कि वो राउंड ऑफ डिफरेंस है, वो तो मार्क्स इसलिए डिडक्ट किया है क्योंकि इसका जो मेथड है ना वो अलग है। ये देखो इसने कैलकुलेशन PVIFA करके कुछ किया हुआ है, बट इंस्टीट्यूट ने तो ये देखो इस तरीके से टेबल बना के किया है। याद रखिए, जो टेबल बना के करेंगे उसको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में वेरीफाई कर दूंगा। इंस्टीट्यूट को मेथड से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए मेथड अगर इस तरीके से करेंगे तो एक भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाएगा। एक चीज सिंपली समझ जाइए, एग्जैक्ट वही फॉर्मेट जो इंस्टीट्यूट देंगे क्या हम दे सकते हैं? कभी पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्मेट की वजह से कभी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। नहीं तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, फॉर्मेट की बात करूँ तो बहुत सारे में ऐसे क्वेश्चन दिखा देंगे जिसमें फॉर्मेट फॉलो नहीं किया फिर भी उसको मार्क्स मिला। चलो मैं इसको अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। फिर आइए वापस, जैसे ये देखिए दूसरे स्टूडेंट का मैं दिखाता हूँ। दूसरे ये देखिए एक और स्टूडेंट का मैं इसी सेम क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा और भी कुछ स्टूडेंट एक, ये देखिए एक और स्टूडेंट है। अगर फॉर्मेट की बात करोगे तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर्मेट से कुछ नहीं होता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ये है। आइए इंस्टीट्यूट के आंसर पे आते हैं। ये देखिए ये है इंस्टीट्यूट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, शार्प रेशियो एंड ट्रेनर्स रेशियो। ये देखिए इंस्टीट्यूट ने फॉर्मेट देखिए इस तरीके से दिया, टेबल बना के आंसर दिया। आइएगा स्टूडेंट का दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्टूडेंट है एक जिसका आंसर है ये, कोई टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए आप सारा कैलकुलेशन किया है, बट हाँ उसका कैलकुलेशन सब मैच हो रखा है। इवन देखिए इस क्वेश्चन के अंदर रैंकिंग करने को भी दे रखा है, शार्प रेशियो ट्रेनर्स रेशियो निकाल के रैंकिंग करने को दिया है। ये देखिए
रैंकिंग इस स्टूडेंट ने बाद में किया है, फिर भी इसको देखो, सब चीज़ बाद में किया इसने, इतना लेन दी, फिर भी इसको देखिए आप 5 के 5 मार्क्स मिला या नहीं मिला? मिला। प्रोसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप अप टू दी पॉइंट पहुंचिए, इंस्टीट्यूट ने जो चाहा है वो कैलकुलेट कीजिए, आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। कैलकुलेशन गिवन वैल्यू को इग्नोर मत कीजिए, एक्यूरेसी 100% मेंटेन कीजिए, कोई जरूरी नहीं 100 मार्क्स की क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्यूरेसी 100% मेंटेन करो, आपको 80 में से हो सकता है 80 आ जाए, हो सकता है 80 में से आपको 70 आ जाए, बट अगर मिस्टेक करोगे तो 100 मार्क्स सॉल्व करके आइए, आपको हो सकता है 30 मिलेंगे, 16 मिलेंगे, जैसे स्टूडेंट वगैरह को मिला हुआ है। आइएगा, जैसे फिर से किसको दिखाता हूँ, जैसे देखिए इसी स्टूडेंट का भी सेम क्वेश्चन जो मैं भी बात कर रहा हूँ, ये देखिए, अगर फॉर्मेट की बात करोगे कि नहीं इंस्टीट्यूट ने तो इस फॉर्मेट में आंसर दिया, ये वाले फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को मैच करेंगे, तो ये देखिए आप, ये स्टूडेंट ने फॉर्मेट मैच कराने की कोशिश किया, देखिए, बट इसका भी मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए आप, इसने पीवी फैक्टर यूज किया है, सेम पीवी फैक्टर यूज किया है, ये देखो 1 to 4 ईयर के लिए 2.7, ये देखो 2.798, 1.545, 0.49 एंड 0.227, देखिए आप इंस्टीट्यूट का भी यही था वैल्यू, ये देखिए 2.798, 1.545, 0.49, 0.227, स्टूडेंट ने भी सेम वैल्यू यूज किया, ये देखो आप, ये देखिए सेम वैल्यू यूज किया है 2.798, वतना 0.49, 0.227, बट फिर भी इस स्टूडेंट को मार्क्स मिला है 1। देखिए क्या ऐसा चीज कर दिया कि 1 मार्क्स मिला, हर चीज सेम है। देखिएगा आप, कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहाँ पे, ये देखो, ये 1000 का इसने 9% लिया, ये 90 हो गए, इतना जल्दी में स्टूडेंट समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी बाढ़ आ रहे या क्या आ रहे या अर्थक्वेक आ रहे, समझ नहीं आ रहे। आप मुझे बताइए 1000 मल्टीप्लाई बाय 9% लिख रहे हो क्या, यहाँ पे 90 रुपीज आप नहीं लिख सकते? लिखते हैं ना, जितना वैल्यू लिखोगे उतना कैलकुलेशन मिस्टेक रिड्यूस होंगे। ये देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 9%, 90 आ गए, 90 मल्टीप्लाई बाय, ये लीजिए 90 मल्टीप्लाई बाय 1.545, 1.545, ये देखिए ये आ रहा है 139.09, ये तो सही है, कौन सी वाले है फिर मिस्टेक, 80 मल्टीप्लाई बाय 2.798, 223, ये रहा फर्स्ट वन, ये देखिए पहला वाले में, पहला वाले, ये देखो 1000 मल्टीप्लाई बाई 8%, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाई 2.798, 223.84 आता है, 223.84, बट स्टूडेंट ने देखिए 68.96 यूज कर दिया। अब मुझे बताइए अगर ऐसा होगा 68.96, छोटा सा ही तो मिस्टेक किया है, छोटा मिस्टेक किया है। ये कैलकुलेशन भी इनका सही है, ये कैलकुलेशन भी सही है, ये कैलकुलेशन भी सही है, सारा सही है, बट ये वाले कैलकुलेशन की वजह से ये जो आपका मिस्टेक किया अभी, आई थिंक यही मिस्टेक है, एक ही मिस्टेक है इसमें, बाकी सब तो सही किया, मैंने चेक किया हुआ था। अगर 130 मल्टीप्लाई बाय 0.49 करूँ तो ये 63.7, ये भी सही है। ये इनका 1100 आता है, 1100 मल्टीप्लाई बाय 0.227, 249, ये भी सही है। ये सारा का सारा सही है, मिस्टेक हो रखा है इनका यहाँ पे आके 68 वाले में, इसने कर दिया होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2.798, 22, नहीं कुछ मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक, कैसे इसका आ गया 68.96, मतलब समझ नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये कैलकुलेशन तो सही था, ये सही था, ये सही था, सब सही था, बस एक कैलकुलेशन की वजह से इसका आंसर नहीं आया ना, ठीक है 5 मार्क्स में से डिडक्ट कर लेते 1 मार्क्स, डिडक्ट कर लेते 2 मार्क्स, कम से कम 3 मार्क्स देते, बट नहीं 1 मार्क्स मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट, या तो ये स्टूडेंट को कह रहा है कि पास मत करो, या स्टूडेंट को ये कहना चाह रहे वो चेक क्या रही है, समझ नहीं आ रहा है। खुद की अगर बात किया जाए तो चलो इसमें ज़्यादा ना बोले तो ज़्यादा बेटर है। आप एक ही चीज़ समझ जाइए, इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता कि आप क्या कहते हैं सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। वो कहते हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये तो मैंने एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिए दोनों केस में। और ये देखिए अब तीसरा स्टूडेंट है, तीसरा का भी मेरे पास आंसर शीट है। ये देखिए ये होगा तीसरे वाले स्टूडेंट का मार्क्स आंसर शीट है। ये देखिए फॉर्मेट की बात कभी नहीं करते हम, फॉर्मेट में और भी हम बात कर दूंगा आपको। ये देखिए फॉर्मेट पे कभी इंस्टीट्यूट ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये देखिए यही है स्टूडेंट, एक और भी है, ये देखिए वही क्वेश्चन नंबर 1 का भी इसने भी आंसर दिया है। देखिए इसने भी आंसर दिया। एक और चीज याद रखिए, पर्सन टू पर्सन हो सकता है एक थोड़ा सा लक भी फेवर करता है। एक चीज याद रखना, आप लोग एग्जामिनेशन दे के आते हो ना, तो ये मत बोलो गॉड मुझे पास करवा देना, आप उसको ये बोलो गॉड
एग्जामिनर का जिस टाइम मूड ठीक हो, जो एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छे हो, उसके पास हमारा आंसर शीट भेजना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही एक और एग्जामिनर है, ये देखो, ये 80 कैलकुलेशन, ये देखो सब पे एक एक मार्क्स दे रहा है इनको। ये अगर यही इसी तरीके का मार्किंग स्ट्रैटेजी अगर अडॉप्ट किया होता तो इस स्टूडेंट को, ये वाले स्टूडेंट को 1 मार्क्स नहीं मिलता। अब सोचिए, अगर यही मार्किंग स्ट्रैटेजी अगर अडॉप्ट करना था इंस्टीट्यूट को कि ठीक है भाई 80 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 223 आता है, बट इस स्टूडेंट ने क्या कर दिया, ये देखो, इस स्टूडेंट ने 80 मल्टीप्लाई बाय 7.98 ये 68 लिख दिया। एक कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक कैलकुलेशन कट कर लो, ये लो, ये कैलकुलेशन सही, इसमें 1 मार्क्स दो, इसमें 1 मार्क्स दो, इसमें 1 मार्क्स दो, कम से कम 4 मार्क्स तो आ जाते, बट नहीं। देखिए, एक एग्जामिनर ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है 1 मार्क्स का हर पॉइंट पे, और देखिए 5 का 5 मार्क्स इसको मिला है, कितनी छोटी सी। और एक स्टूडेंट ने छोटा सा मिस्टेक किया, उसका 0 मार्क्स, एक स्टूडेंट ने छोटा सा मिस्टेक किया तो वह 1 मार्क्स। क्या करोगे बताइए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, हो गए कन्वर्ट 0 में। ये चीज़ आप हमेशा माइंड में सेट कर लो। चलो, ये तो था मैंने जो बोला था आपको, गिवन वैल्यू कभी इग्नोर मत करो। हाँ, यही चीज़ मैं बताऊँ, एक और चीज़, अगर इंस्टीट्यूट ने ये वैल्यू नहीं दिया होता, ये वाले पीवी फैक्टर, ये देखो, अगर ये पीवी फैक्टर नहीं दिया होता और तब अगर इस स्टूडेंट ने, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये वाले, जो इसने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लिया, इसको फुल मार्क्स मिलने वाला था। लो, मैं अभी का भी मैं वेरीफाई करके देता हूँ। ये देखिए, इसी अटेम्प्ट की क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी अटेम्प्ट का। ये देखिए, मैं आपको एक और वेरीफाई करके देता हूँ। ये देखो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2 का, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये देखिए, ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में देखिए, आप पीवी फैक्टर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी पीवी फैक्टर नहीं है आपको, ठीक है जी। एक जो क्वेश्चन है आपका, जो एनपीवी निकालना है, आइए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, पीवी फैक्टर नहीं है दिया हुआ। आइए 2 के ए के मैं सॉल्यूशन पे पहुँचता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट के सॉल्यूशन पे भी पहुँचता हूँ। ये स्टूडेंट है जिसका मैं अभी कह रहा था कि 1 मार्क्स मिला। आइए इधर मैं इनका और भी पेपर दिखाता हूँ। ये देखो, 1D, 2 का बी, 2 का बी NAB, 2 का बी, 2 का ए था ना वो, ठीक है। ये रहा 2A। ये देखिए, इन्होंने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाला, स्टूडेंट ने, इंस्टीट्यूट ने भी निकाला। देखो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट देखिए 19%, 15%, 13% आया हुआ है। स्टूडेंट ने भी निकाला 19, 15, 13। देखो 1 का 1 मार्क्स मिल गया, यानी कि इस तीनों कैलकुलेशन पे 1 मार्क्स अलॉट कर रखा था। आगे देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, NPV ऑफ प्रोजेक्ट। कुछ लोग कहते हैं फॉर्मेट सेम होना चाहिए, देखो नहीं लिखा है इसने फॉर्मेट। ये देखिए, इसने PVIFA 19% से 4 ईयर का लिखा, और ये देखो अब PVIFA ने क्या यूज़ किया, इसने देखो 2.638। आइए यहाँ पे, ये देखो इंस्टीट्यूट के आंसर पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, इसने भी पीवी फैक्टर लिखा, देखो आप, PVI एन्युटी फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इंस्टीट्यूट ने भी यूज़ किया। इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया, देखिए आप 2.639, 2.639। स्टूडेंट ने क्या यूज़ किया, देखिए, सॉरी ये नहीं, ये वाले, ये देखो स्टूडेंट ने यूज़ किया 2.638। राउंड ऑफ का डिफरेंस है यहाँ पे, देखिए 2.638। स्टूडेंट ने यूज़ किया 2.638, इंस्टीट्यूट ने यूज किया 2.639। डिफरेंस आ गया, ये देखिए आंसर में, देखिए आप डिफरेंस, ये देखिए स्टूडेंट का आंसर आया है 119,292, यानी कि ऑलमोस्ट 3। इंस्टीट्यूट का आंसर देखिए 119,500, 119,500। क्या, क्योंकि एक डिफरेंस है, आंसर में तो डिफरेंस आना है। बट देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इनको मार्क्स मिला है। ये देखो अभी जो ये कैलकुलेशन, अरे कहाँ पहुँच जा रहा है ये, हाँ जी, ये देखो, ये देखिए 2 मार्क्स मिला है इस कैलकुलेशन पे, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। देखो आप 2 मार्क्स मिला है, जबकि यहाँ तो राउंड ऑफ का डिफरेंस नहीं है। देखिए आप, इस स्टूडेंट ने यूज़ किया 2.638, इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया 2.639, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट का आंसर है 119,500। ये देखो 119,500, बट स्टूडेंट का आंसर कितना है, देखो 119,292। देखिए आप, मार्क्स मिला है इसमें। यानी कि गिवन है तो इग्नोर मत करो, नहीं गिवन है तो आप अपने हिसाब से यूज करो, 3 डिजिट यूज करो, 4 डिजिट यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसीजर की बात करता हूँ। ये देखो, इसने PVIFA ये अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, इंस्टीट्यूट ने अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन से क्या फर्क पड़ता है आप बताइए। फिर आगे जाके किसी और तरीके से प्रेजेंट करता है, इस स्टूडेंट ने फिर अपने तरीके से प्रेजेंट किया। देखिए आगे सही है ये भी कैलकुलेशन, देखिए यहाँ भी 3 मार्क्स मिल गए। ये देखो टोटल देखोगे आप तो ये जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें 13 मार्क्स मिला है इसको। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, सारा सही किया है। देखो 13 का 13 मार्क्स मिला है इसको, ठीक है।
तो ये चीज़ आप पहले माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, जो भी कहते हैं कि स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग मैंने दिखा दिया किस तरीके का स्टेप मार्किंग है। स्टेप मार्किंग यही है, आप इसको ऐसे समझिए स्टेप मार्किंग को, कि मान लीजिए स्टेप मार्किंग की अगर बात करें तो पहले ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लो कि किस तरीके का स्टेप मार्किंग है। सपोज कीजिए आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, उस सॉल्यूशन के अंदर आपका कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन सपोज कीजिए कैलकुलेशन नंबर 1, कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन नंबर 3, कैलकुलेशन नंबर 4, कैलकुलेशन नंबर 5। सपोज 5 कैलकुलेशन के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाता है। अगर आपका सारे कैलकुलेशन सही है तो सॉल्यूशन भी सही होंगे, यानी कि आंसर भी सही हो जाएगा। अगर आपका आंसर सही तक पहुंच गए, आपको फुल मार्क्स मिल गए। मान लीजिए ये आपका करेक्ट हो गया, 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। ये भी करेक्ट हो गया। करेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं, कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए, फॉर्मूला भी सही होना चाहिए, कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए। जब सारे सही होंगे तब जाके अगेन आपको कितना मिल गया, ये देखो 1 मार्क्स फिर मिल गए। सपोज ये कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गए, अब इसकी वजह से अगला वाले भी रॉन्ग हो गए। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सपोज कीजिए पहला ही कैलकुलेशन गलत हो गया और चेन में सारे कैलकुलेशन गलत हो गया और लास्ट तक आंसर गलत हो गए, मार्क्स मिलेंगे आपको 0। और मान लीजिए आपका 4 कैलकुलेशन सही हो गया, लास्ट का कैलकुलेशन गलत हो गया, आपको मार्क्स मिलेंगे 4। ये सिंपल फंडा है स्टेप मार्किंग का। स्टेप मार्किंग का मतलब ये नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है, हमारा फॉर्मूला सही है तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, गलत। आपको कॉन्सेप्ट भी सही होनी चाहिए, फॉर्मूला भी सही होनी चाहिए, आपका आंसर भी करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सजेस्टेड का आंसर मैच होना चाहिए, मैच करवाने की जरूरत नहीं। हाँ, गिवन वैल्यू यूज कीजिए, गिवन नहीं है तो आप उसको आंसर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन का 2 रास्ता होता है। बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि कभी तो ये भी सोचते हैं कि 360 दिन में यूज करूं या 365 डेज यूज करूं, मैं क्या यूज करूं। ऐसा तो नहीं है कि 360 डेज यूज करूंगा तो मार्क्स मिलेगा, 365 नहीं यूज करूंगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि 365 यूज कर लूंगा तो मिल जाएगा, 360 यूज करूंगा तो नहीं मिलेगा। याद कीजिए, अगर 365 डे रखा है और तब अगर 360 यूज किया, मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ नहीं लिखा है, आप नोट लिखिए, 360 डेज लिखना है, 360 डेज लिखो। एक और नोट लिख दो ना, सबसे बढ़िया सेफ होने के लिए। जहां 2 रास्ता मिलता है, एक रास्ते से आंसर दो, दूसरे आंसर के लिए लिखिए ऑल्टरनेटिवली we can use 365 days also, in this case our answer will differ। खत्म कहानी। 2 रास्ते, एक रास्ते यूज कीजिए, दूसरे रास्ते के लिए नोट लिखिए कि अल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरा आंसर डिफर होगा, खत्म हो गई। नोट से आप सेफ हो जाओगे। हमेशा याद रखिए, जैसे मैं इसी बार की मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड का ही एक क्वेश्चन आया है, म्यूचुअल फंड का। इसमें एक अजम्पशन लेके एक स्टूडेंट ने एक अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे स्टूडेंट ने दूसरे अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों को मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है जी, तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, एक चीज याद रखिए कि कोशिश कीजिए कि कम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्यूरेसी लेवल बढ़ाए, यही आपके लिए फायदेमंद है। चलिए 1-2 और भी कुछ चीज दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है जी। जैसे इसी की मैं बात करूं, ये देखिए, इधर आइए, थोड़ा सा और भी कुछ दिखाता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे को समझने में बहुत ही मुसीबत आते हैं। ये डेप्रिसिएशन पर शेयर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर, मार्केट रिटर्न, बीटा, ये लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, ये बच्चे को ना बहुत कंफ्यूज रहता है इस क्वेश्चन में। आइए मैं इसका मैं एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पहले से आ भी रखा है एग्जाम में भी, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये कुछ वैल्यू ऑफ बिजनेस का कुछ क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ मैं अपने बुक में कि क्या यही सेम क्वेश्चन है क्या। फिगर थोड़ा सा अलग है, बट ये देखिए, ऐसा नहीं कि ये नया क्वेश्चन था, ये आरटीपी में नवंबर 2013 में ऑलरेडी डाल रखा है इंस्टीट्यूट ने। ये सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये लो, ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पार वैल्यू ऑफ शेयर, डेट रेशियो ऑफ द कंपनी, ये देखो डेट रेशियो भी दिया है, ये देखो डेट रेशियो ऑफ द कंपनी। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि ऐसा कौन सी रेशियो है जो 27 आता है।
27 किसके रेस्पेक्ट में, आप मुझे बताइए। आरटीपी ने गलत किया, 27 लिखा। डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ जो डेट रेशियो ऑफ द कंपनी लिखा है 27 नहीं लिखना चाहिए था इसको, या तो 27% लिखना चाहिए था या 0.27 लिखना चाहिए था, बट इसने लिखा 27। अब आप मुझे बताइए 27 का क्या मतलब समझो, एक के रेस्पेक्ट में 27, 100 के रेस्पेक्ट में 27, 1000 के रेस्पेक्ट में 27, किसके रेस्पेक्ट में, कुछ पता ही नहीं रखा है। वैसे तो कभी भी अगर कोई रेशियो बोला जाए, मेरे को अगर कोई कहता है कि रेशियो इज 27, तो मैं तो उसका मतलब ये समझता हूँ 27 डिवाइडेड बाई 1। क्या अगर मैं इसको 27 डिवाइडेड बाई 1 में अगर अज्यूम करूँ, ये देखिए अगर मैं 27 किसी का भी रेशियो की मैं बात करूँ, किसी का, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी करंट रेशियो, मान लीजिए मैं करंट रेशियो लिखता हूँ, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया एक करंट रेशियो, ये सबको आता है इसीलिए मैंने करंट रेशियो एक एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया करंट रेशियो 27। समझाइए क्या समझ में आता है आपको। ये करंट रेशियो मीन्स 27 डिवाइडेड 27, यानी कि जो आपका फॉर्मूला आता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यह है 27। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए क्या 1 रुपये के करंट लायबिलिटी के लिए 27 का करंट असेट्स होना तो यही चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने ये नहीं कहना चाहा था, इसने बोलना चाहा था कि डेट रेशियो जो है, डेट रेशियो जो है वो ये कहना चाहता 27%, यानी कि 100 अगर आपका कोई अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उस 100 में से 27% डेट था। बट देखिए आरटीपी ने मिस्टेक किया, इंस्टीट्यूट ने भी वही क्वेश्चन डाला, कॉपी पेस्ट की आदत है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। इधर देखिए आरटीपी में 27 लिखा तो इंस्टीट्यूट ने इधर लिखता है 25, जबकि उसको लिखना चाहिए था या तो 0.25 या लिखना चाहिए था 25%। चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट पढ़ के जाते उस चीज़ को इंटरप्रेट कर लेता है कि अच्छा चलो ठीक है 27 था तो 27% है इसका मतलब। यानी कि ये डेट रेशियो जो होते हैं ना, डेट रेशियो का मतलब ये हो गए कि टोटल कैपिटल का, अगर टोटल कैपिटल डेट डिवाइडेड बाई जो टोटल कैपिटल है आपका, टोटल कैपिटल ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27। इसका मतलब ये बोलना चाहा है 100, यानी कि टोटल कैपिटल अगर 100 है तो डेट आपका 27 है। ये थोड़ा स्पेशल इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन आपको याद करके जाने पड़ेंगे क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के पार्ट पे फॉल्ट था। 27 इसको नहीं लिखना चाहिए था बट 27 लिखा है, बट हम इस चीज़ को पहले से ही मार्क कर देते हैं कि बच्चों ये रिवाइज करके जाना कि 27 मीन्स 27%। ठीक है जी। अब आइए आगे, ये देखिए इसमें अगर यहाँ पे हम अगर आ जाएं तो आइएगा कि इधर देखिए 8। अब ये देखिए लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, मार्केट रिटर्न, समथिंग समथिंग, सारा सेम चीज़ है, हर चीज़ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब आइए मैं आंसर की बात करता हूँ। देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर देता है, देखिए इंस्टीट्यूट कैसे आंसर देता है। ये सी पॉइंट का आंसर, ये देखिए ये सी पॉइंट का आंसर निकाल रहे हैं, शेयर का प्राइस निकाल रहे हैं, कोई एफ सी सी एफ ई समथिंग कैपेक्स माइनस डेप्रेसेशन -1 +1 माइनस बी, ये डेल्टा डब्ल्यू सी, कोई ज़रूरत नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके याद रखने की। अरे इंस्टीट्यूट ने करने दीजिए, कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए, कहना क्या चाह रहा है। हमने पढ़ा था कभी किसी भी चीज़ का वैल्यू पीवी ऑफ फ्यूचर इनफ्लो। अगर आप शेयर की प्राइस कह रहे हो, शेयर फ्यूचर में देखिए क्या एक्सपेक्ट करते हो, शेयर से जो इनफ्लो आने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाइए। और मैंने आपको बता रखा था कि शेयर का जो इनफ्लो होते हैं, शेयर से इनफ्लो होता है डिविडेंड, और डिविडेंड के साथ ग्रोथ हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ दिया हुआ है, डिविडेंड कैलकुलेट कीजिए, डिविडेंड में ग्रोथ अप्लाई कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू पे लाइए, ये कुछ नहीं करना है। तो इस चीज़ को देखिए स्टूडेंट ने भी ऐसे रट्टा लगा के जाती, देखिएगा कैसे रट्टा लगा के गया बच्चे। ये देखो मैं इसी की बात करता हूँ, इसी स्टूडेंट का जिसको ये इसमें 0 मार्क्स मिला था। ये देखो इस स्टूडेंट को देखिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ये रहा 1 का सी। ठीक है जी, 1 का सी देखिए, प्रॉफिट निकाल लिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाला, अर्निंग पर शेयर निकाला। देखिए मिस्टेक हो चुका है, एग्जामिनर ने नोटिस नहीं किया, आपको 1 मार्क्स मिल चुका है इस पॉइंट के लिए। कैसे मिस्टेक हो चुका है देखिए, 300 करोड़ को अगर 30 करोड़ से डिवाइड करोगे तो याद रखिएगा 10 करोड़ नहीं आएगा, ये 10 रुपीज आएगा पर शेयर, बट आपने 10 करोड़ लिखा है, निकल चुका है एग्जामिनर के दिमाग से, नहीं तो इसका भी मार्क्स आपको मिलने वाला था 0। चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है कि कम से कम 1 मार्क्स तो मिला बच्चों को। आइए वापस, फिर देखिए कैसे रट्टा लगा के गया स्टूडेंट। ये रट्टा लगा के ही तो गया है, रट्टा लगा के इसलिए गया क्योंकि भरोसा नहीं हुआ कि सर ने जो बताया उससे मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। आइएगा मैं आपको अपना आंसर आप दिखाता हूँ जो एग्जामिनेशन में देता हूँ आपको। ये देखिए, सॉरी एग्जामिनेशन में क्लास में जो मैं आपको कराता हूँ वो आंसर एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे बता रखा था आपको कि देखो इंस्टीट्यूट का आंसर के मेथड फॉलो करोगे तो याद करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ जी, किधर है जी, मैंने ये देखिए वैल्यू ऑफ बिजनेस का कुछ हमारा ये क्वेश्चन होंगे कहीं पे। ये देखिए
आई थिंक यही क्वेश्चन है, ये देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, किधर गया जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने क्लास में सॉल्व कर रखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पे, ये रहा, हमने रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल दिए 8.86%, इस क्वेश्चन में भी सेम आता है। डेट रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय डेट रेशियो से हमारा डेट आ जाएगा। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 100% हो तो उसमें डेट 27 है, इक्विटी 73% है। चलो कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए। अब आइए नंबर ऑफ शेयर भी हमने निकाल दिया, प्रॉफिट भी निकाल दिया। अब आप देखिए ईपीएस निकाल चुके थे, हमने ईपीएस को क्या कर दिया, कुछ अपने हिसाब से इसमें कन्वर्ट कर दिए। देखिए कि हमारे पास इतने इक्विटी शेयर में एडिशनल फंड पर शेयर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की कितना ज़रूरत है। इसमें होता क्या है, मैं सिंपली आपको थोड़ा सा, वैसे तो अब मैं क्लास लेने के लिए नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि करना क्या है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट नॉर्मली इसको डिफिकल्ट मान के चलता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना पसंद करूँगा। ये देखिए सिंपली इसको क्या कहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा, हो सकता है ये अगर आपको डिफिकल्ट लगता हो तो थोड़ा सा ये आसान हो जाए शायद। कुछ नहीं कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, सिंपली समझिए कंपनी ने कुछ अर्न किया, उस अर्निंग में से कुछ वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कुछ कमा के लाया, उसमें से वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जो बच जाएगा वो डिविडेंड देंगे। सिंपल सी बात है। वो कोई ईईएफसी समथिंग कुछ भी मत याद करो, लाया प्रॉफिट है कुछ, प्रॉफिट में से अर्निंग पर शेयर निकाल लो, कुछ आप दे दीजिए, किसको पे कर दो, सॉरी कुछ इन्वेस्ट कर दो, और जो कुछ रह गया वो डिविडेंड दे दो, जो बैलेंस रह गया डिविडेंड। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कह रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, कह रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर 47 का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो 47 इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से 39 का डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे हर साल। इट मीन्स 47 माइनस 39, यानी कि आपका 8 रुपीज़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आया। 47 में इन्वेस्ट करूंगा, 39 का मैं किसमें से क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा, हमारा बच जाएगा 8 रुपीज़ का और इन्वेस्टमेंट है। इतना ही नहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए भी मुझे एडिशनल पैसे लगाने पड़ेंगे, तो मैं प्रॉफिट में से वर्किंग कैपिटल में भी तो पैसे लगाऊंगा। वर्किंग कैपिटल में कितना लगाऊंगा, 3.45, यानी कि 8 रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्लस 3.45 ये हमने लगा दिया वर्किंग कैपिटल के लिए। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट है 11.45, यानी कि 11.45 मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, बट मेरा अर्निंग कितना है, तो ये देखिए अर्निंग, मेरा टोटल अर्निंग था 8 रुपीज़, बट इस 8 में से तो मुझे 11 को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 11 तो फिर तो मैं डिविडेंड दे ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो निगेटिव बैलेंस आ जाएगा। कहते नहीं नहीं, ये जो 11 रुपीज़ 45 है, इसमें से ये देखो 11 रुपीज़ जो 45 आया, इसमें से 73% इक्विटी का जाएगा, 27% डेट का जाएगा, यानी कि इस 11 में 47 का 73% अगर देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 73%, ये देखिए 8 रुपीज़ 35 पैसे 8.3585 पर शेयर ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए मैंने कमा के लाया 8 रुपीज़ 8.923 रुपीज़, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 8.3585, तो बचा कितना मेरा, माइनस 8.923, ये देखिए 0.5645, यानी कि 0.5645 जो बच गया ये मैं डिविडेंड दे दूंगा इक्विटी होल्डर को। ये देखिए 0.5645 इक्विटी होल्डर को डिविडेंड दे दिया, यही डिविडेंड डीपीएस कहेंगे इसको। क्या जरूरत है इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करने की, कैपेक्स डब्ल्यूआईपी का चेंज कुछ नहीं यूज करना है, डिविडेंड देना है। एज क्वेश्चन इज साइलेंट वी कैन अज्यूम इट एज D0 D1। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ बता नहीं रहा है तो हम D0 भी ले सकते हैं, हम D1 भी ले सकते हैं, हमने अज्यूम कर लिया D1। अब आप देखिए स्टूडेंट को, आइए स्टूडेंट ने क्या किया, उस चीज़ों को इग्नोर कर दिया। क्यों, नहीं नहीं सर ने तो इतना डिफरेंस डाल दिया है, डीपीएस ईपीएस लिख दिया है, हम तो इंस्टीट्यूट के आंसर से जाएंगे। बहुत अच्छा किया, गया सारा कैलकुलेशन सही किया, यहाँ तक सही आया, बट देखिए कहाँ मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट। ये देखो जब इसने फ्री कैश फ्लो जब निकाला तो 10 माइनस 6 और 3 9 है, ये कितना है 1 करोड़, ये 1 करोड़ का इसने कैलकुलेशन लिखा हुआ है। आगे देखिए, बट जब शेयर का वैल्यू निकालने गया तो ये FCFE जो है, जो पहले लिखा है FCFE 1 करोड़, लिखते हुए टाइम इनको लगा ये CR जो लिखा है ना, इनको 0 नजर आ गया। इसीलिए कहता हूं नीट एंड क्लीन होके लिखा करो आप लोग एग्जामिनेशन में। देखिए कुछ मिस्टेक नहीं है, लिखा 1 करोड़, बट जल्दी जल्दी के कैलकुलेशन में जब आगे कैलकुलेशन किया तो FCFE को उन्होंने 1 करोड़ को यहां पे 10 ले लिया, बस खत्म। एक 1 करोड़ को 10 लिया। अब आप देखिए उतना ही नहीं,
जब इसने के निकाला, चलो ठीक है, के 8.86 बिल्कुल सही था, इंस्टीट्यूट का भी कैलकुलेशन 8.86 है। देखिए तो मुझे बताओ 8.86 अगर कोई है मेरा, तो डेसिमल क्या 0.086 आएगा? बताइए, 8.86 है तो क्या 0.086 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये 0.0886 आएगा। यानी कि दो मिस्टेक कर लिया इसने, एक तो ये 1 करोड़ को 10 करोड़ डाल दिया, और ये 8.86 को 0.086 लिख लिया, जबकि 0.0886 होना चाहिए था। देखो दो मिस्टेक, यानी कि अगर ये यहाँ पे 1 यूज करता 1 और यहाँ पे 0.886 यूज करता तो इसको इसका भी मार्क्स मिल जाता, जबकि इसका मार्क्स नहीं मिला। ये देखिए कितना मार्क्स मिला इस स्टूडेंट को, एक यहाँ मिल गए, एक यहाँ मिल गए, 2 और एक 3। ठीक है, यहाँ तक का कैलकुलेशन सही था ना, तो देखो 3 मार्क्स मिल गए। अगर ये छोटा सा मिस्टेक, कैलकुलेशन सब सही है, ये 1 करोड़ को 10 नहीं लिखा होता, ये 8.86 को ये 8.6 नहीं लिख दिया होता अगर, तो इसको ये 2 मार्क्स मिलता और टोटल मिलता इनको 5, बट 2 मार्क्स का नुकसान हो गए जल्दी की वजह से। आइए यही चीज मैं दिखाता हूं दूसरे स्टूडेंट का। ये देखो, ये स्टूडेंट है, इसने भी कुछ किया, इसने भी कुछ किया, ये पहले ही कर लिया है शायद। ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखिए इसका, ये देखो, ये रहा, ये 1 का सी, हाँ यही है जी। ये देखिए कैलकुलेशन पर शेयर, ये कोई वो टेक्निकल लैंग्वेज को याद नहीं करा। ये देखो इंस्टीट्यूट का जो टेक्निकल लैंग्वेज था, देखो ये जो इंस्टीट्यूट ने यूज किया था, ये वाले फ्री कैश फ्लो, तो समथिंग कैपेक्स, ये क्या कहते हैं, चेंज इन WC, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, 1 कैपेक्स माइनस, कुछ नहीं याद किया इसने। इसने वही मेथड को फॉलो किया जो मैंने क्लास में करा रखा था। ये देखो सेम फॉलो किया, इनको भरोसा है मेरे पे। आइए देखिए, EPS 10 पर शेयर, ठीक है, ये सही था EPS, देखो 1 मार्क्स मिल गए। इसने भी निकाला, ये देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला 8.86, इनको भी 1 मार्क्स मिल गए। अब आप देखो वो जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कोई वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखा। ये देखो 8 रुपये का कैपिटल, फिर ये क्या कहते हैं जो भी है, ये सारा निकाल के इसने DPS निकाल लिया 1 रुपये का। सही है, ये भी DPS 1 रुपये का निकाला था। देखो इंस्टीट्यूट ने भी निकाला, स्टूडेंट इन्होंने भी निकाला था। ये देखो 1 करोड़ का उसने भी यहाँ पे भी निकाला है, कितना है इसका, ये देखो इनका भी आया कितना, 1, इनको भी 1 मार्क्स मिल गए, इंस्टीट्यूट ने भी 1 निकाला है। मेथड से कुछ नहीं होता है। देखो मेथड तो इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला था, इन्होंने कैसे निकाला, बट पहुंचाना मंजिल तक, मिल गए 1 मार्क्स। अब आ गया ये अल्टीमेटली यहाँ पे आके इन्होंने भी मिस्टेक कर लिया। कैसे, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया हुआ है 8.86%, तो 8.86% आया, तो देखो इनका क्या हुआ, देखो 8.86 में 0.0886 होगा ना जी, 886 लिख लिया, कितना 0.086 हो गया कल्याण। देखो इनका भी 2 मार्क्स चला गया यहाँ से, ये इस पे, यानी कि इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि इस कैलकुलेशन का 2 मार्क्स है। देखो इन्होंने भी यहाँ छोटा मिस्टेक कर लिया, इनको भी 0 मिल गए। इस स्टूडेंट ने भी यहाँ पे छोटा मिस्टेक किया, ये देखो इन्होंने भी यहाँ पे आके मिस्टेक कर लिया, 1 की जगह 10 और यहाँ पे 0.86, इसका भी मिस्टेक होके मार्क्स नहीं मिला। अब बट यही देखिए इंस्टीट्यूट ने जो किया, ये देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या करा, ये देखो 1 रुपये इनका भी है, देखो 1 रुपये इंस्टीट्यूट का भी आया, ये वाले 1.08 इनका भी है। ये देखो ये वाले मिस्टेक, दोनों स्टूडेंट ने ये मिस्टेक कर लिया, ये बीच में से गायब कर दिया। क्या जल्दी है इतना, जब आपने एक कैलकुलेशन 8.86% निकाल लिया, तो क्या उसको यूज करने में मिस्टेक कर लूंगा मैं? जल्दी की वजह से। क्या है जल्दी कर लिया, जल्दी 2 मार्क्स रिड्यूस हो गए। मान लीजिए जितना जल्दी किया, 30 सेकंड बचाए हो गए जल्दी जल्दी के चक्कर में, 30 सेकंड में 2 मार्क्स तो निकल गए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, गए आपका। यानी कि ये सावधानी आप लोग रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। अब मैं आगे आ जाऊं, अब और भी हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसमें हाँ, जैसे अब इसी क्वेश्चन की बात करो, जैसे 1 के डी की में बात करूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही है, ये पहले से ही आ रखा है। ये जैसे 1 का डी की में बात करूं, मैं खास करके उनके लिए जिनको लो कॉन्फिडेंस होते हैं ना, कि मुझे तो इंस्टीट्यूट के ही आंसर मिला के देने, नहीं करने। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है जो पहले से आपने पढ़ा भी हुआ भी होगा। मैं फिर से इस पर भी थोड़ा सा एक लाइन दिखा दूं कि मेथड की बात करें तो मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए मैं अगर इसमें आ जाऊँ, इसमें आ जाऊँ अगर, ठीक है जी, डेरिवेटिव पे अगर मैं आ जाऊँ तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेरिवेटिव, ये देखिए डेरिवेटिव, ये देखिए डेरिवेटिव का मैं अगर एक क्वेश्चन दिखाऊँ, 10 का A नंबर क्वेश्चन होंगे। ये देखिए 10 का ये क्वेश्चन, ये पहले का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये पहले बार आ रखा है, ठीक है जी। ये देखिए
सेम क्वेश्चन है, ये कॉल पुट पे आपको स्ट्रेटजी बना रखा है, परचेज किया 3 मंथ का कॉल ऑप्शन, परचेज किया 3 मंथ का पुट ऑप्शन, टाई अप बिड कुछ हो जाता है, इसकी वजह से प्राइस पहुंच जाता है ऊपर नीचे। सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी डाला है, अलग नहीं है। ये देखो कहते हैं कि 3 मंथ का कॉल बाई किया, हाई स्ट्राइक प्राइस, 3 मंथ का पुट बाई किया, सब चीज़ किया। अब देखिए ये 10 का ये है ना, मैं अपना एक बार आंसर भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ उनके लिए जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है कि मैं क्या करूँ। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे वाले आंसर, ठीक है जी। ये देखिए ये आंसर जो मैंने क्लास में आपको करा रखा है, टेबल कराते में सिंपली कुछ नहीं करना। जब भी कॉल पुट का लॉस गेन निकालना है कुछ मत करो आप, इंस्ट्रूमेंट लीजिए, मार्केट प्राइस लीजिए, स्ट्राइक प्राइस लिखिए, एक्शन लिखिए कि लैप्स होगा, एक्सरसाइज होंगे, फिर उसके बाद पे ऑफ निकालिए, नेट पीएल निकालिए, काम खत्म, आंसर आ गए, कुछ नहीं करना है इससे आगे। यहाँ भी देखो प्रॉफिट लॉस निकालना है, मार्केट प्राइस लिया है, स्ट्राइक प्राइस लिया, एक्शन देखो कि कॉल एक्सरसाइज हो रहा है या कॉल लैप्स हो रहा है। अगर एक्सरसाइज होंगे पे ऑफ मिलेंगे, नहीं होंगे लैप्स हो जाएंगे, जीरो मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, 2 लाइन में आंसर आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इसी क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट लैंग्वेज में लिखता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर डी 1 का डी, ये देखो ये है 1 का डी, ये रहा इंस्टीट्यूट लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि मैं लैंग्वेज में लिखूंगा ना तो मुझे मार्क्स मिलेगा। ये लो एक वही स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, जिसका भी मैं आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ ना, ये मार्क्स थोड़ा कम आए हुआ इसको, ये देखिए ये सब चीज़ आंसर कैसे लिखता है, ये देखिए सब लैंग्वेज में लिखता है। यानी कि ये प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ के गया है, क्लास में पढ़ने के बावजूद भी इन्होंने प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ा हुआ है। अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ याद रख लो, अगर सिर्फ आप स्टडी मैटर और प्रैक्टिस मैनुअल कर लो ना, आपको 90 मार्क्स क्या 80 मोर देन 80 मार्क्स तो वहीं से आ जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको, कोई जरूरत नहीं आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट प्रैक्टिस मैनुअल पे 2 पे फोकस कर लो, आपका क्या हो जाएगा, मोर देन 80 मार्क्स कन्फर्म है। एक्यूरेसी होना चाहिए 100%, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूँ, इसीलिए तो मैंने अपने बुक में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं डाला है। क्वेश्चन सिर्फ स्टडी मैट, प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट अटेम्प्ट, सॉरी क्या कहते हैं आरटीपी, फिर क्या कहते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, यानी कि ये मॉक टेस्ट पेपर, जितने इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में मैं अपने बुक में क्वेश्चन सिर्फ उतना ही डालता हूँ, इसीलिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, आप आराम से उस क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाओ, यानी कि सॉल्व भी कर पाओ। बट कुछ लोग क्या होते हैं, बोलेंगे सर एग्जामिनेशन टाइम मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दे दो ना। अब मुझे बताओ, मैंने फालतू का क्वेश्चन डाला ही नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या मैं लिस्ट दूँ, आप मुझे बताइए। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने डाल दिया होता एक एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन में से 50 रेलिवेंट है, 150 हमारा इरेलीवेंट है, तो मैं कहता 150 छोड़ दो, फिर देता एग्जामिनेशन टाइम में लिस्ट कि बेटे ये रहा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, पढ़ लो। बट अब मैं बताता हूँ, जो भी कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट देता है जितने का, उतना तो मेरे पास क्वेश्चन ही है, तो मैं क्या करूँ, ज़्यादा क्वेश्चन मैं रखता ही नहीं, ठीक है जी। तो इसीलिए कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्या कीजिए, पढ़िए, बस मेथड को कोई भी फॉलो करो, सॉल्यूशन तक आप सही पहुंचिए। देखिए जैसे स्टूडेंट की बात करूं, इसने कैलकुलेशन किया वही लैंग्वेज में यूज करके, जैसे इंस्टीट्यूट करता है, ये सारा चीज़ लैंग्वेज में यूज किया, बट बाद में जाके कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक कर लिया है, ये बीच में जो है ना, ये लॉट साइज का मल्टीप्लाई करना भूल गया है, निकाल दिया लॉस गेन, एक का निकाल दिया, एक का नहीं निकाला लॉस गेन। देखिए इसको टोटल 2 मार्क्स मिला है। बट आइए एक दूसरे स्टूडेंट का दिखाता हूँ मैं, ये इसी स्टूडेंट की बात देखोगे तो प्रेजेंटेशन देखिए आप थोड़ा सा, इस स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर है, देखोगे तो सही मायने में इनका, चलो हैंड राइटिंग अच्छा है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंट किया हुआ है, हम कह सकते हैं इस स्टूडेंट का, बट इन स्टूडेंट का मार्क्स बहुत ही कम है, लेस देन 40 इन स्टूडेंट का मार्क्स। बट ये देखिए इसका मैं देखूँ अगर, तो देखिएगा इसका थोड़ा सा देखा जाए तो कटिंग सटिंग, हैंड राइटिंग भी थोड़ा खराब है, कटिंग भी ज़्यादा करता है स्टूडेंट, फिर भी इसको अच्छा मार्क्स मिला हुआ है। इनको एग्जाम्शन नहीं मिला इसीलिए मंगवा रखा है, ये देखो इनको 52 मिला हुआ है, ठीक है जी। आप देखिए पहले एक पेपर में, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, 20 में से इसको 18 मिला हुआ है। सेकंड होता है 16 मार्क्स का, 16 में से 13 मिला है। थर्ड देखिए ये होता है 16 मार्क्स का, देखो 14 मिला है। 3 क्वेश्चन में परफेक्शन इनका पूरा है। उसके बाद देखो अब कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, देखो 1 मार्क्स, क्या करोगे बताओ, ज़्यादा अच्छा था आप एक काम करते, इसी क्वेश्चन को परफेक्ट कर लेते, अरे एक ही क्वेश्चन और सॉल्व करते, इसमें भी अगर ले आते ना 14 मार्क्स, आपका एग्जाम्शन तो कन्फर्म था। ये देखो 18 मार्क्स प्लस 13 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स प्लस, मैं कहता हूँ 45 तो आ चुका है, इसी में आप 15 ले आते, सॉरी 45 आ चुके हैं, हाँ जी। ये देखो जैसे आपने 14 लाया, दूसरे में 13 लाया, इसी में 15 ले आते, 2 पे क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व कर लेते। अब आप मुझे बताओ 15 मार्क्स आया था, हो गया एग्जाम्शन, क्या जरूरत था 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की, नहीं करते, 2 क्वेश्चन छोड़ देते और 1 क्वेश्चन अगर आप सही से सॉल्व कर लेते तो एग्जाम्शन आ जाता। आप समझ जाइए,
आपका जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक, सारा काम किया गया जीरो। आइए इधर आ जाइए, मैं इधर बताऊं, वो जो कभी दिखा रहा था जो क्वेश्चन कॉल पुट वाले, वो मैं कॉल पुट की बात कर लूँ यहाँ पे, तो ये देखिए वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था कि क्या कैसे बच्चे, ये देखो इस स्टूडेंट ने वही प्रेजेंटेशन को फॉलो किया जिसने ये 52 मार्क्स लाए, इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो मैंने जैसे फॉलो किया था कुछ किया, देखो बीच में थोड़ा सा इन्होंने मिस भी कर लिया था, कॉल पुट लिखा उसने, स्ट्राइक प्राइस भी लिखा, प्रीमियम भी लिखा, देखो 3 महीने का मार्केट प्राइस भी लिखा, बीच में इन्होंने एक्शन लिखना भूल गया था पहले, तो देखो बीच में छोटा सा डाला है इसने एक्शन में, लैप्स और एक्सरसाइज, लैप्स होगा एक्सरसाइज होगा, देखो इस चीज़ को भी इंस्टीट्यूट ने इग्नोर कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन को तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, कैलकुलेशन तक सही पहुंचना चाहिए। देखो देखो बीच में भूल गया है, फिर भी उसने बीच में इंसर्ट कर दिया, पता भी नहीं चल रहा है क्या लिखा है, बट मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि उसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन मार्केट प्राइस 53, ये एक्सरसाइज लिखा है, और ये 50 और 53, ये भी 50 है स्ट्राइक प्राइस, ये 53 मार्केट प्राइस, नो एक्सरसाइज, अच्छा पुट ऑप्शन है, ओके पुट ऑप्शन है तो ये लैप्स हो जाएगा, नो एक्सरसाइज लिखा है लैप्स है, देखो सब चीज़ सही है। देखिए 2 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। देखिए फॉर्मेट एक लाइन में टेबल बनाया, एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज या फिर क्या कहते हैं लैप्स निकाला, देखो आंसर सही आ गए। देखिए 2 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ, 2 1 3 मार्क्स और 2 मार्क्स 5 मार्क्स, 5 के 5 मार्क्स मिल गए इनको। अब आप देखिए वही सेम चीज़ है, आपने सब चीज़ अच्छा से किया, प्रेजेंट भी अच्छा से किया, इंस्टीट्यूट ने जैसे लैंग्वेज लिखा था वैसे लिखा, देखो हैंडराइटिंग इतना क्लियर है, फिर भी कितना मार्क्स मिले 2। प्रेजेंटेशन नहीं मायने रखते, फिर से रिपीट कर दूं, आप आंसर तक सही पहुंचिए, परफेक्ट आंसर दीजिए, लेस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब भी एग्जाम्शन मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से एग्जाम्शन मिलेंगे, कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है जी, तो ये रहा छोटी सी बात। ठीक है जी, अब अगर मैं आऊँ थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल की ही बात करूँ, थोड़ा सा और दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, थोड़ा सा नए टॉपिक पे आते, ये तो हमने बता दिया आपको। नया टॉपिक ये है कि अभी मैंने कुछ बच्चे को देखा था कि पहले वो कैसे सॉल्व करते, मालूम नहीं है ऐसे कैसे कर सकता है स्टूडेंट, मेरे को तो कभी कभी हंसी आता है, जो फाइनल के स्टूडेंट ऐसे कैसे कर सकता है। ये देखिए फाइनल का स्टूडेंट क्या करते, क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर लिया, इसमें 5 बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट एक क्वेश्चन में मेरे को आंसर शीट दिया, उसने क्या करा देखिए, और फिर इधर देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड 2 का बी। ठीक है जी, स्टूडेंट आंसर कैसे देता है देखिए, स्टूडेंट आंसर देते हैं, पहले सॉल्व कर लेता है 1 का, इसको आता नहीं था बढ़िया से, इसने क्या करा, इसको इग्नोर करा, पहले आंसर दिया 1 का बी, फिर आंसर दिया 1 का सी। ठीक है, ये दोनों आंसर दे दिए। अब फिर क्या करते हैं, 2 का बी दे देते हैं, और फिर कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर आंसर देते हैं 1 का ए लास्ट में जाके। अब उसको याद आ गया, शायद पहले नहीं याद आया था, या हो सकता है उतना अच्छा से नहीं आया तो बाद में आंसर दिया, और फिर उसने सॉल्व किया 1 का डी, और फिर सॉल्व करता है 2 का ए। क्या इस तरीके से आंसर दोगे आप? बिल्कुल ही मत दो। ऐसे अगर करते हो, याद रखना इस तीनों का मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो इंस्ट्रक्शन, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्लियरली क्या लिख के दिया है। ये देखो इंस्टीट्यूट ने क्लियरली क्या लिखा है, पढ़ो। द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन ऑल पार्ट्स ए बी सी डी, ऑल पार्ट्स शुड बी फुल्ली कंप्लीटेड इन 1 पेज। अब एक पेज में तो कंप्लीट करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 4 पार्ट है एक पेज में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो कहते हैं और इन ए कंजिक्यूटिव सेट ऑफ पेज, या तो उसके बाद जो आपका आता है उसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक कर दो, 2 का बी कर दो, 2 का सी कर दो और फिर उसके बाद आ जाओ, नहीं करना है आपको। फिर कहते हैं कंजिक्यूटिव सेट ऑफ पेज बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन अप। अगले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप पहला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो याद रखना उसके जो बैलेंस पोर्शन रह गए उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला है। और वो स्टूडेंट कहते थे सर मैं तो हर बार ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूँ, कैसे सॉल्व करके आता हूँ, ये इस तरीके से। मैंने बोला याद रखिए इसी की वजह से शायद आपको मार्क्स नहीं मिल पा रहा है। और कहते मैं हर बार अच्छा लिख के आता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिए। एक और चीज़, हमेशा फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए। ये भी छोटी सी बात है, ये सब आपको पहले से आता है, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं करते, कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं। हाँ 1 का ए बी सी डी आप कर सकते हो, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, उसमें ऊपर नीचे कर लो आप। पहले डी कर लो, फिर बी कर लो, फिर ए कर लो, कुछ भी करो आप, सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट
सीक्वेंस को फॉलो मत कीजिए, बट जब न्यू अच्छा उसमें अगर आप चाहो तो सेम पेज पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पेज है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर दे दिया, आपने 1 का सी भी इसी में करना चाह रहे हो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाफ पेज बचा हुआ है 1 का सी यहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी बोला था कि ऑल क्वेश्चन जो पार्ट्स है वो एक ही पेज पे डालना है। इसका मतलब 1 का ए बी सी डी सब एक पेज पे कर सकते हो। बट अगर यही चीज़ आप अगर 2 का ये यहाँ, अब जैसे मान लीजिए अब अगला पेज पे पहुंचे आप, अब नेक्स्ट पेज पे आपने आंसर दे दिया 1 का डी और आपका आधा पेज खाली रह गया, यहाँ से अगर 2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो गलत कर रहे हो, शायद मार्क्स आपको नहीं भी मिलने वाला है। आप क्या कीजिए फिर, छोड़ दो, पेज खाली छोड़ दो। अरे इंस्टीट्यूट को दिया इतना पैसे, थोड़ा सा पेज तो खाली रखिए, क्या जाता है बताओ, इंस्टीट्यूट का पेज जाता है, आपका कुछ नहीं जाता है, क्यों इतना कंजूसी कर रहे हो। यहाँ से स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2 के ए से, और मैं हमेशा आपको प्रीफर करने को बोलूँगा कि आप बीच में लिखा कीजिए, हमेशा सेंटर में लिखो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपने देखा होगा कॉर्नर पे होल रहता है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आपको बाइंडिंग करने के लिए दे देते हैं, और वो होल में अगर आप बाइंड करोगे, वो अगर थ्रेड से अगर बांधोगे तो उस केस में वो नंबर वहाँ पे छुप जाता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, बीच में नंबरिंग कीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है जी, चलो यहाँ तक। अब थोड़ा सा एक और चीज़ दिखा दूँ कि मार्क्स का स्लैशिंग भी होते हैं, सेकेंड रीचेकिंग होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये कैसे, देखिए कुछ ऐसे भी मेरे पास एक पेपर है, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये किसी का ये इसका का पेपर है। सिंपली आप यहाँ पे देखिए, ये नवंबर 2015 का है। इसमें आप देखोगे तो इनिशियल फर्स्ट चेकिंग में इसको 61 मार्क्स आया हुआ है, बट सेकंड चेकिंग में इसको रिड्यूस करके 40 मार्क्स किया गया है। तो कुछ बच्चे को लगता है कि नहीं ये अनफेयर है, मार्क्स को रिड्यूस करने के लिए किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बार जब इंस्टीट्यूट को लगते हैं कि फर्स्ट टाइम का जो चेकिंग है, फर्स्ट टाइम के चेक करने में शायद वो सही मार्क्स नहीं दे पाया है, तो वो रीवेरिफिकेशन, जब इंस्टीट्यूट अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज में जब आंसर जाते हैं तो सेकेंड बार उसको फिर से रीचेक करते। जब वहाँ रीचेक करेगा तो उसको लगते कि अगर फर्स्ट एग्जामिनर ने ज़्यादा मार्क्स अवार्ड कर दिया तो उनको वो रिड्यूस कर देते। ये देखिए आपके सामने दिख रहे 61 मार्क्स जो है, ये 61 मार्क्स को रिड्यूस करके 40 मार्क्स पे लाया गया है। बट एक जब स्टूडेंट को थोड़ा सा आश्चर्य ये होता है कि पहले 61 रिड्यूस करके 40, बट जब मार्कशीट आता है तो मार्कशीट पे है 42 मार्क्स। ठीक है जी, अब कहीं पे मार्कशीट भी पड़ा होगा, अब मार्कशीट मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, शायद अगर मिल जाए तो मैं बताऊँ आपको। नेम वगैरह तो हाइड किया हुआ है ताकि कुछ बच्चे डरते रहते हैं कि अच्छा सर मेरा पेपर अगर आप दिखा दोगे तो शायद इंस्टीट्यूट मुझे पास नहीं करने देगा। कोई भी स्टूडेंट मुझे भेजते पेपर तो कहते सर आप ये किसी को नाम मत बताना कि मेरा पेपर है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं, इंस्टीट्यूट इतना चीज़ आपको केयर नहीं करता कि हमने किसको आंसर शीट भेजा है नहीं भेजा है। ये मार्कशीट होगा कहीं पे, इनका नेम रोल नंबर छुपाया हुआ है उसमें। चलो अभी शायद नहीं मिलेगा, ये कहाँ गया, चलो जो भी समथिंग है। ये देखिए यानी कि ये 42 मार्क्स उसको मिला हुआ है, जबकि ये रहा, जबकि देखोगे तो स्लैशिंग करके 40 है और उसको दिया गया है 42 मार्क्स। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स रिड्यूस ही करते हैं, मार्क्स इंक्रीज भी करते हैं। ये देखिए कैसे, मैं एक और पेपर दिखाता हूँ, बस ये लास्ट है, इसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, जो मैं बताना चाहता हूँ आपसे तक पहुँच जाएगा। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मार्क्स बढ़ा के दिया गया है। फर्स्ट मार्क्स जो फर्स्ट बार चेक किया गया, ये देखिए ये एक स्टूडेंट का पेपर है, ये नवंबर 15 का है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखा दूं, मैं इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड भी अपने सामने रख लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाए। ठीक है जी, ये रहा सजेस्टेड आंसर नवंबर 2015, नवंबर 2015। ये नहीं, ये वाला रहा पेपर 2। ये देखिए ये नवंबर 2015 का पेपर है, ये एग्ज़ाम। चलो स्टूडेंट के क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंस्टीट्यूट का 6 देखिए, अगर मैं किधर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा 6 का भी। ठीक है, स्टूडेंट के आंसर पे चलते हैं हम लोग। ये रहा, ये देखिए इसमें अगर देखोगे आप
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। देखिए स्टूडेंट ने कुछ ये निकाला है, पहले D0 फिर D1 फिर D2, कुछ D2 निकाला, फिर इसने EPS 0, EPS 1, EPS 2, EPS 3 निकाला। ये देखिए EPS 3 आ गया इसका 16.5, और ये मेन जो था इस क्वेश्चन का जो ट्विस्ट था ना वो D3 पे था। जो भी लैंग्वेज लिखा है लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली आपको सजेस्टेड से वेरीफाई करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्विस्ट था वो सारे ट्विस्ट हमारा D3 पे था। ठीक है जी, D3 बनता है 8.25। ये देखिए सीधा आ जाइए इंस्टीट्यूट के आंसर पे, मेन जो था D3 पे था, D3 बनता है इसका 2015 का D0 था, D1 D2 D3। ये देखिए D3 का जो DPS है ये इनका आता है 50% ऑफ 16.50 यानी कि 8.25। D3 है 8.25। आइएगा स्टूडेंट का देखिए 8.25, स्टूडेंट का भी D3 है 8.25। ये देखिए इंस्टीट्यूट का भी 8.25, बट देखिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ कट कर रखा है। ये देखो सबसे पहली बात, ये पहला 0 दिया हुआ है मार्क्स इनको, जबकि इंस्टीट्यूट का आंसर और स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल ही 100% कॉपी है, फिर भी 0 दिया हुआ है। बट परेशान नहीं होना है, इनका री चेकिंग किया गया है। ये देख रहे हो 0 को भी कट किया गया है, 0 को कट किया हुआ है सेकेंड टाइम। पहले एग्जामिनर ने 0 मार्क्स दिया, दूसरे एग्जामिनर ने उसको फिर कट करके मार्क्स दिया गया है। जैसे ये देखो ये कट किया हुआ है, सारे कैलकुलेशन सही है। अब मेरा ये कहना है पहला एग्जामिनर अगर इतना इनएफिशिएंट है, जिसको ये नहीं पता कि हमारा आंसर सही है तब भी वो 0 दे रहा है, तो फिर उसको एग्जामिनर यानी कि आंसर शीट चेक करने का दिया क्यों इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, वो इंस्टीट्यूट की पार्ट पे कि किसको आंसर शीट चेक करने को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट के पार्ट है। अब बस ये देखिए 8.25 सही है, इंस्टीट्यूट ने भी लिया है 8.25, वहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखिए स्टूडेंट ने कुछ P0 निकाला, P0 का आंसर तक सही है। P0 का आप देखिए 133.31। ये देखिए P0 देखिए इसका भी आया होगा कहीं पे, ये देखिए 133 पॉइंट समथिंग। ये देखिए इस स्टूडेंट का आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर बिल्कुल सेम है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ने कम ही कैलकुलेशन किया है, पहला P0 का था, दूसरा है P रेशियो का। इंस्टीट्यूट ने तो अपने सजेस्टेड में P रेशियो भी निकाल के नहीं दिया है, बच्चे ने तो P रेशियो भी निकाल के दिया है। चलो कोई नहीं, ये सेकेंड पार्ट भी दिया है। ये देखिए पहला एग्जामिनर ने सारा कट कट करके 0 दिया हुआ था, बट देखिए सेकेंड एग्जामिनर ने ये, वैसे फर्स्ट एग्जामिनर ने 2 दिया हुआ था, इसको दिया हुआ था P रेशियो, पता नहीं कहाँ से 2 दे दिया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर जगह तो मुझे 0 0 नज़र आ रहा है, तो 0 देना चाहिए था। बट फर्स्ट एग्जामिनर ने इनको 2 मार्क्स अलॉट किया हुआ था, बट सेकेंड एग्जामिनर ने जो उसको रीवेरिफिकेशन किया तो उसको कितना मार्क्स दिया है 4। तो ये आपको मिल जाएगा, ये देखिए फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा आपको। ये देखिए पहला एग्जामिनर ने ये देखो ये 2 मार्क्स दिया हुआ था, बट बाद वालों ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया 4, बट इसको तो 4 कर दिए, बट इसको रिड्यूस करके 10 को कर दिया था उन्होंने 8, और अल्टीमेटली जो रीवेरिफिकेशन उसमें कितना आया 14 12। तो ये चीज़ है, रीवेरिफिकेशन भी करते हैं इंस्टीट्यूट, दोबारा उसको रीचेक करवाते उस तरीके से देते। ठीक है जी, तो बस मेरा एक ही चीज़ कहना है, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो 100% एक्यूरेसी मेंटेन करो। कोई ज़रूरी नहीं है 100 मार्क्स की क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम मार्क्स सॉल्व कीजिए, 80 मार्क्स सॉल्व कीजिए, 70 मार्क्स लेके आ सकते हो सकता है 80 मार्क्स सॉल्व करोगे 80 मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, और अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक एक भी कर लिया, मार्क्स कन्वर्ट होके पहुंच जाएगा आपका 0 पे, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। बाकी एक और जाते जाते एक और दिखा दूँ इस तरीके के कैसे कैसे मिस्टेक करते हो आप लोग। एक और सॉल्व ये दिखा देता हूँ मैं आपको, आंसर शीट किसी बच्चे का। ये देखिए इसमें क्या है, कैसे मार्क्स नहीं मिला इसको। ये देखिए एक होगा ये EPS का कुछ कैलकुलेशन होंगे मे वाले, आई थिंक। ये देखो ये ऐसे स्टूडेंट है जिसका 16 मार्क्स आया है, और ये कहता था सर एग्जाम्शन से कम तो मुझे कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, देखिए इस स्टूडेंट ने कुछ नहीं मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में। देखो आप, मैं आपको बता दूं कैसे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। ये डेटा है 1.5 करोड़ का, ये है 1.5 करोड़, ये है 50 लाख। अगर मैं 1.5 करोड़ यानी कि 150 लाख को डिवाइड बाय 50 करूं तो EPS आता है 3 रुपीज़ का। स्टूडेंट ने इस 1.5 करोड़ की जगह कुछ नहीं लिखा, 1.5 करोड़ मिस्टेक कर दिया, और फिर इसके बाद 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख किया, और इसका EPS आ गया 0.3, जबकि EPS होना चाहिए इसका 3। कुछ नहीं किया, छोटा सा मिस्टेक हुआ, मार्क्स कन्वर्ट हो गया। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आंसर वो सीधा कन्वर्ट हो गया 1 मार्क्स में। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उसके में मार्क्स हम 1 दे दे। मिस्टेक इतू सा हुआ है कि 3 रुपीज़ का EPS इनका
0.3 का EPS हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। बाकी सारा एवरीथिंग जितने कैलकुलेशन है सारा सही है, मार्क्स हो गए 1। यानी कि ये देखो इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे, अगर मैं अभी कैलकुलेशन अगर मैं इसमें आंसर शीट ओपन करने लग जाऊं तो इसमें 2 घंटे में भी वो आंसर शीट कंप्लीट नहीं होंगे, ये चीज़ सब मैं अगर अब आपको बताने लग जाऊं। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखो, फिर से अगेन रिपीट कर दूं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 100 मार्क्स की वजह से आपका स्पीड फास्ट होगा, स्पीड फास्ट हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे मार्क्स रिड्यूस होकर पहुंच जाएंगे 0 पे। इससे ज़्यादा बेटर है कम क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्यूरेसी मेंटेन करो, कूल माइंड में करो, 2 बार आंसर वेरीफाई करो, और आप देखिए कैसे एग्जाम्शन नहीं आता है, 100% एग्जाम्शन आएंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए मार्क्स एग्जामिनेशन में, ये मेरा बेस्ट विशेज है आपके लिए। थैंक यू।